नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। मैं आज़ाद ख्याल की लड़की थी और मैंने ग्रेजुएट भी कर ली थी। अब मेरे ऊपर रिश्तेदारों का प्रेशर था कि तुम शादी कर लो, क्योंकि इस दुनिया में मेरे माता पिता नहीं थे। कुछ ही गिने चुने रिश्तेदार थे और मेरे पास प्रॉपर्टी भी ज़्यादा नहीं थी। मेरे रिश्तेदार अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहते थे। वह लोग मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। मैं अपनी शादी के लिए ज़रा भी एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे रिश्तेदारों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मुझे मेरा पति ठीक ठाक ही लगा था। यूं ही जिंदगी की नई शुरुआत हो गई थी। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने पति रवि के साथ बड़ी सुख भरी जिंदगी बिता रही थी। इस घर में रवि और मेरे अलावा कोई नहीं था, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। शाम का टाइम था। मैं किचन में पुलाव बना रही थी, क्योंकि रवि ने कहा था कि आज पुलाव खाऊंगा और उसके बाद हम बहुत भरी बातें करेंगे। मैं पुलाव बनाकर खुद भी तैयार हो चुकी थी और रवि का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब उनके आने का टाइम हो चुका था। करीब 5 मिनट बाद रवि घर में दाखिल हो चुके थे। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया था। उनको हाथ क्याले रंग का तकिया था और वह बड़े रोमांटिक अंदाज में किचन की तरफ आ रहे थे। उनको देखकर मैं भी खुश हो गई कि जरूर कोई अच्छी खबर लाए होंगे। यह किचन में जाकर इधर उधर देखते हुए बोले, अंदाजा लगाओ आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रवि, आप क्या लाए हो? मैंने उस तकिए की तरफ देखते हुए कहा। ऐसी चीज़ है, रवि ने कहा, तुम्हारे लिए बहुत खास चीज़ लेकर आया हूँ। मैं समझी कि वह कोई हार या सोने का सेट या अंगूठी वगैरह होगी, मगर रवि का मतलब है तकिया ही था जो उन्होंने हाथ में उठा रखा। मैं हंस पड़ी। इसकी क्या ज़रूरत थी? घर में तो बहुत सारे तकिए हैं। तुम नहीं समझोगी, यह खास तकिया है। उसे कमर के नीचे रखकर सोते हैं। तुम्हें इस तरह गहरी नींद आएगी कि तुम सारी परेशानियां भूल जाओगी और बहुत जल्दी तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। जब भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं खुश हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ हाँ, जानता हूँ। वह भी हंस दिया। मैंने जल्दी से खाना लगाया, फिर हम दोनों बातें करने लगे। खाने के बाद हम लोग थोड़ा वॉक करने के लिए थोड़ी देर बाहर चले गए थे। रवि ने मुझे बताया कि हमारा कारोबार बहुत तेज़ी पर है और बहुत जल्दी हम घूमने फिरने किसी अच्छी जगह पर जाएंगे। रवि की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं कई दिनों से बाहर नहीं गई थी और यहाँ मेरे दम घुट रहा था। रवि ने मुझसे वादा किया है कि वह जल्दी मुझे घुमाने के लिए ले जाएंगे। रात काफ़ी हो गई थी। बातें करते करते 11 बज चुके थे। हम लोग घर आए तो मैं थक चुकी थी। मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जाती थी, लेकिन जब भी जाती तो मुझे नींद बहुत आ जाती थी। मैं सोने के लिए लेट गई, लेकिन अभी मुझे सोए हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि रवि ने मुझे झकझोर कर जगाया। क्या कर रहे हो? कोई बात है क्या? अभी इतनी सारी बातें तो करके आए हैं। मेरी बात पर वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था, वह तो दिखाना ही भूल गया था, इसलिए तुम्हें जगाया है। मैं इतनी मोहब्बत से लाया और तुम यूं ही देखे बिना ही सो गई हो। रवि ने नाराज होते हुए कहा। तो मैंने कहा, अच्छा दिखाइए क्या लाए हैं। उसने वही वाले रंग का तकिया मेरी तरफ बताते हुए बड़े प्यार से कहा, यह तुम्हारे लिए लाया था। अब रोज़ तुम उसे अपने कमर के नीचे रखकर सोना। जिस दिन तुम्हें उसे ना रखा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। यह क्या बात हुई? एक तो तुम इतना अजीब सा गिफ्ट लेकर आते हो, ऊपर से इसे इस्तेमाल करने का भी कह रहे हो। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसे अच्छी तरह देख लूँगी। अभी सोने दो। नहीं नहीं, तुम तब तक नहीं सो सकती जब तक तुम यह तकिया रख नहीं लेती। प्लीज़ उसे अपनी कमर के नीचे रखो। रवि की बात सुनकर मुझे वह तकिया कमर के नीचे रखना पड़ा और वाकई ऐसा ही हुआ। जबकि मेरी नींद एक बार खुल जाती तो दोबारा नहीं आती थी, मगर उस तकिए पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। मैं इतना लेट कभी नहीं उठती थी। हमेशा सुबह आरती के टाइम जाग जाती थी, मगर आज तो मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने सोचा कि रवि ऑन फीस चले गए होंगे, लेकिन किचन से खाने पकाने की आवाज़ आ रही थी। मैं बाल सेट करके किचन में आई तो रवि नाश्ता बनाकर किचन से निकल रहे थे। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरी प्यारी पत्नी, नाश्ता तैयार है, उन्होंने बड़ी रोमांटिक अंदाज में कहा तो मैं हंस पड़ी। आप क्यों सुबह सुबह नाश्ता बनाने लगे हैं? नौकरानी से मैंने पूछा था, इसलिए कि आज तुम्हारी आंख नहीं खुली और मैंने सोचा कि आज ही मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना दूँ। अब मैं भी तुम्हारी खूब सेवा करूँगा। रवि का यह अंदाज अजीब सा लगा था। उससे पहले वह काफ़ी लापरवाह हुआ करते थे, मगर अब उन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हमने टेबल पर बैठकर नाश्ता किया और वह मुझे बातें बता रहे थे। कहने लगे, अगले हफ्ते तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा, ये सुनकर तुम पागल हो जाओगे। उनकी बातें ऐसी होती, मगर हमेशा वह कोई न कोई खुशखबरी सुनाया करते थे। मैं बड़ी बेसब्र से अगले हफ्ते का इंतजार करने लगी। आज संडे का दिन था। शाम के 4 बज रहे थे। दरवाजे पर किसी आने की आहट सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी खुशी देखने लायक थी। उनके हाथ में पीले रंग का एक लिफाफा था। सोचो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। टिकट लेकर आए होंगे। मैं बड़ी सब्री से कहा,
हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं पहचाना। हम 15 मिनट के लिए ऊटी जा रहे हैं। मैं दिनों को यादगार बनाना चाहता हूँ। तुम अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लो, हम घूमेंगे, फिर खूब और पिक्चर बनाएंगे, रवि ने मुझे कैमरा दिखाते हुए कहा था। तब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं पिक्चर बनवाने की बहुत शौकीन थी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसके अलावा रवि ने मुझे ढेरों शॉपिंग करवाई। रात को हम पैकिंग कर रहे थे कि उन्होंने फिर एक और नया तकिया मेरी तरफ उछाल दिया और कहा, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लेकर आया हूँ। यह क्या है रवि? मैंने तंग आकर कहा था, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो आया है, लेकिन तुम क्या मुझे रोज एक नया तकिया लाकर देती हो? मैं चिढ़कर बोली। हाँ तो बताओ, इस तकिए मेरे लिए क्या छुपा है? वह राजारी बोला। इस तकिए में क्या हो सकता है? मैं उस तकिए को कैंची से काट कर लगी थी। उसने मुझे रोक दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बहुत प्यार से लाया था। अब तुम मेरा गिफ्ट ठुकराओगी तो मुझे बहुत दुख होगा, रवि ने जज्बाती शब्दों में कहा। तो मैंने वह तकिया अपने पास रख लिया और कहा, ठीक है, हम उसे साथ ले जाएंगे। मैं वहाँ जाकर इसी पर आराम करूँगी, होटल का तकिया इस्तेमाल भी नहीं करूँगी। अब खुश हो ना जनाब? मैंने कहा तो वह बच्चों की तरह खुश हो गया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिया हुआ गिफ्ट स्वीकार करो, चाहे वह जैसा भी हो, रवि ने कहा। और फिर हमने पैकिंग पूरी की और अपने घर के बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। हम करीब 24 घंटे बराबर ड्राइव करने के बाद अपनी मंजिल देखना नसीब हुई तो करीब सुबह के 8 बजे थे, जब हम लोग खूबसूरत ऊटी के वादियों में पहुंच गए थे। यहाँ आकर हमने एक होटल बुक किया और अपना सामान वगैरह रखकर नाश्ते का ऑर्डर शुरू कर दिया। यहाँ तो मेरी भूख बड़ी ज़ोरों पर थी। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि हम बिरंगज नेपाल से उठकर ऊटी पहुँचे थे। 2 रातें सफ़र में बीती थी। नाश्ता करने के बाद रवि बोला, आ जाओ जरा बाहर वॉक करके आते हैं। मैंने कहा, रवि हम रात के थके हुए अभी सो जाते हैं, फिर उठकर घूमेंगे फिरेंगे, अभी तो हमारे पास 15 दिन पड़े हैं। मैंने लापरवाही से कहा और सोने के लिए लेटी थी कि रवि एकदम उछल कर बोला, अरे क्या कर रही हो तुम? जो मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ वह तकिया रखना ही भूल गई हो। रवि ने मुझे एक बार फिर वह तकिया उठाकर दे दिया। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लाए हुए तकिए पर ही आराम करूंगी। वह तकिया अपने सर के नीचे रखकर सो गई। मेरी आंखें दिन के करीब 4 बजे खुली थी। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक नहीं सोया करती थी। जब मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और रवि का इंतजार करने लगी तो वह थोड़ी देर के बाद कमरे में दाखिल हुआ। उनके पास बहुत सारा ताज़ा फल मौजूद थे। यह क्या थे? मैं शाम के 4 बजे तक सो रही थी। यह बात भूलकर बोली कि रवि बोलो, मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत से फल फ्रूट लाया हूँ। वह हमेशा की तरह मुस्कुराकर बोले थे, अच्छा ठीक है, पहले नाश्ता करें या फल खाएं? रवि ने कहा, नाश्ता तो मैं कराया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें जगाना अच्छा नहीं समझा, इसलिए ज़रा बाहर वॉक करने गया था। बाहर इतनी खूबसूरती नहीं समझा, इसलिए ज़रा बाहर वॉक करने के लिए आया था। कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हम तो रात को आए थे, इसलिए ज़्यादा देख नहीं पाए, और फिर यहाँ तो इस तरह रोशनी भी नहीं है जैसे शहरों में है, इसलिए हमने वादियों की खूबसूरती को महसूस नहीं किया। वह बोले। मैं भी बड़े जोश में हो गई। कहाँ? हाँ, बस मैं नाश्ता कर लूँ फिर घूमने चलेंगे। अभी शाम होने में करीब 2 घंटे बाकी हैं, रवि ने मुझे घड़ी पर देखते हुए बताया। हम काफ़ी जगह घूम सकते हैं, गाड़ी तो अपनी ही है ना? तुम्हें याद है जब हम पहले आए थे हमारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी? रवि ने हसरत भरी निगाहों से मुझे देखकर कहा था। हाँ, लेकिन अब हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है। रवि की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती, वह कमरे में किसी वेटर को वगैरह को नहीं आने देते थे। नाश्ता लाना होता तो खुद ही कमरे से बाहर जाते। मुझे उनकी यह आदत अच्छी लगती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ नाश्ता लेकर आए। मैंने 2-4 निवाले खाए। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। फिर मैं और रवि बाहर घूमने फिरने चले गए थे। करीब 2 घंटे घूम फिर कर जब हम वापस कमरे में आए तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, जबकि हम इतनी खूबसूरत वादियों में घूमने फिरने गए थे। मगर उसके बाद भी मेरी तबीयत कुछ खराब सी हो गई थी। मैं किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। रवि ने इस बात को मेरा वहम बताया। बोले कि तुम ठीक हो जाओगी, हम पूरे 15 दिन यहाँ रहेंगे। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा ना लगा तो तुम्हें और जगह लेकर जाऊँगा, वहाँ जाकर जरूर तुम इससे ज़्यादा इंजॉय करोगी। रवि की बातें ख़त्म नहीं होती, मगर मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैंने ज़्यादा घूमने फिरने और बाहर जाने से मना कर दिया। रवि बोले, मैं बड़ी अरमानों से तुम्हें लेकर आया था, अब तो हम 15 दिन से पहले यहाँ से नहीं जाना चाहिए। हम 15 दिन यहाँ बिताएंगे। ऑन फीस में बार बार छुट्टी नहीं ले सकता। और रात भी इसी तरह बीत गई। यहाँ आकर ज़्यादातर सो रही थी। मुझे बार बार नींद आ रही थी। मैं बार बार अपनी तबीयत बिगड़ने की वजह से रवि को बाहर खाने के लिए भेज देती तो कभी दवा लाने के लिए। आखिरकार तीसरे दिन मैंने रवि को साफ कह दिया कि अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, मुझे घर जाना है। रवि ने मेरी तरफ बात हामी भर कर सर हिलाया था। कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं शाम तक कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मैं अपने कमरे में थी। रवि जब
बताया कि वह बाहर कोई ज़रूरी काम से जा रही है। मैं आराम से सो गई। मुझे फिक्र नहीं थी क्योंकि रवि अक्सर ज़्यादा देर के लिए कहकर बाहर जाते थे और जल्दी ही वापस आ जाते थे, मगर आज तो सोकर उठ चुकी थी। रवि अभी तक वापस नहीं आए थे। मुझे परेशानी होने लगी। वह कहाँ गए हैं? मैंने होटल के मैनेजर से पूछा। वह कहने लगा 2 घंटे में आ जाएंगे, हम बताकर गए थे। आपने उनके लिए पूछा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह हमें बात कर दे। अगर आप उनके लिए पूछे तो हम आपको बता देंगे। परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। रवि का इंतज़ार करने लगी। अब तो इंतज़ार करते करते 2-3 घंटे बीत चुके थे, मगर रवि तो नहीं आए थे। मैं बार बार उनके नंबर डायल करने लगी, मगर उनका फ़ोन बंद था। मैं इसी तरह मायूस होकर बैठी हुई थी कि मुझे होटल के एक वेटर ने आकर बताया कि रवि साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं अपने कमरे में उठकर बाहर गई। हैरानी इस बात की थी, रवि ने मुझे मेरे फ़ोन पर बात करने के लिए बजाय होटल के नंबर पर मुझसे बात कर रहा था। लेकिन उन्होंने जो खबर मुझे सुनाई वह मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। बोले कि मुझे अचानक से ऑन फीस का कोई काम आ गया था, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। अब तुम ऐसा करो, गाड़ी पर बैठो और खुद ही घर चली जाओ। मैं इस वक्त नहीं आ सकता। घर आकर तुमसे सारी बात डिटेल से बताता हूँ। बात हम दोनों के फ़ायदे की है, इसलिए ज़्यादा शोर मत मचाना। मैं घर आकर तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। रवि इस तरह जल्दबाजी में फ़ोन काटा कि मैं हेलो हेलो करती ही रह गई। उन्होंने मेरी को बात को सुनी और मजबूरन मुझे होटल के मैनेजर को कहना पड़ा कि आप होटल के किराए का बिल बना दीजिए, मुझे चुकता करना है। इसके बाद मुझे बाहर सड़क तक छोड़ दें। उन्होंने मेरी मदद की और मैं होटल के मैनेजर से एक लोकल गाड़ी में बैठकर घर आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि रवि इस तरह लापरवाही से काम लेंगे, इस तरह वीरान इलाके में मुझे अकेला छोड़कर आ जाएंगे। उन्हें आखिर ऐसा कौन सा काम याद आ गया था जो मुझे भी ज़्यादा ज़रूरी था। मैं घर आई तो घर के दरवाजे पर ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं अंदर अपने कमरे तक गई तो मैंने हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे कमरे में बहुत सारी मक्खियों ने झंड बना रखा था। हे भगवान, यह सब क्या है? मैं डर के पीछे हटी। देखो, मेरे कमरे में मक्खियों ने मेरे तकिए की आजू बाजू मंडरा रही थी। वह तो तकिया मुझे रवि देकर गए थे, उसके पास ही सारी चिट्ठियाँ और मक्खियाँ वगैरह जमा हुई थी। मुझे तो मक्खी और चींटियों से बहुत डर लग रहा था। मैंने अपने काम वाली का इंतजार किया। शाम के करीब 3 बजे वह कमरे में दाखिल हुई थी, क्योंकि उसे सुबह सुबह मेरे आने की खबर मिल चुकी थी। वह तो मैंने उसे अपने कमरे साफ करने को कहा। उसने मुझे जाकर बताया कि सारी मक्खियाँ उस तकिए पर ही जमा होती हैं थी। उसका काला रंग है और साइज में भी छोटी है। मैंने उसकी बात पर गौर किया तो मुझे याद आया कि वह तकिया तो मुझे रवि ने तोहफे में दिया था। उसके करीब ही सारी मक्खियाँ और चींटियाँ भी। फिलहाल अब वह सब कुछ साफ कर चुकी थी और अब मेरा कमरा काफ़ी अच्छा हो गया था। मैं रवि का इंतज़ार करना शुरू किया, क्योंकि घर की हालत ऐसी थी कि मुझे डर लग रहा था। चींटियाँ और मक्खियों का मेरे कमरे में जमा होना एक अजीब सी बात थी। रवि का इंतज़ार करते करते रात हो गई, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं किया। यहाँ तक कि मैं अपनी परेशानी में घुल घुल कर रोने लगी, मगर रवि की कोई खबर नहीं थी। इंतजार करते करते सुबह हो गई। बड़ी मुश्किल से मुझे सुबह आरती की समय नींद आई। फिर मेरी आंख 10 बजे तक खुली। मैं फिर से रवि को फ़ोन करने लगी, मगर उनका नंबर बंद था। मैं दरवाजे पर किसी की आने की आहट सुनी। शायद रवि घर आ जाएंगे होंगे। मैंने खुशी खुशी जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। वह मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, जिसे सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। हर कोई मेरे पति के घर पर ना आने का फ़ायदा उठा रहा था। कहने लगे कि आपको इस घर से निकलना होगा, क्योंकि यह घर अब आपका नहीं बल्कि हमारा हो गया है। उन्होंने मुझे कागजात दिखाते हुए कहा था। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया। मैं उनकी बातों पर जरा भी हैरान नहीं हुई, क्योंकि ऐसे फ्रॉड आजकल शहर में घूम रहे थे। मैंने उनसे साफ कह दिया कि अगर वह लोग यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। वह कहने लगे, हम भी कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर पुलिस आएगी तो हमारे हक में और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह मकान अब बिक चुका है और इस मकान को आपके पति रवि ने हमें ही सोचा है। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान हो रही थी, क्योंकि यह मकान मेरे पापा ने मुझे दिया था। मैं एक अमीर बाप की बेटी थी। पापा ने अजीब जीवन में ही अपनी सारी जायदाद का मालिक मुझे ही बनाया था। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मर्जी के बगैर रवि ने यह मकान कैसे बेच सकता है, जबकि कागजात पर मेरे सिग्नेचर होने भी जरूरी थे। खैर, मैं उन लोगों से कुछ टाइम के लिए मोहलत मांग ली और कहा कि आप मुझे एक दिन में सारी जानकारी आपको बता दूंगी। वह जा चुके थे, मगर एक दिन बाद उन्होंने इस मकान पर कब्जा लेना था। मेरा परेशानी और बढ़ गई थी। रवि से मेरी कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। यह लोग झूठ बोले जा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं रवि का इंतजार करने के बजाय अपने किसी रिश्तेदार से कहती हूँ। ऐसा ना हो कि रवि किसी मुसीबत में फंस गए हों और उनकी वजह से मुझे भी कोई तंगी आकर कर रहे हों।
मगर इस सब की नौबत नहीं आई। शाम के 7 बजे रवि ने खुद मुझे कॉल की, तब मैं बहुत खुश हुई। मैंने फ़ोन उठाया तो रवि की सरसरी आवाज़ में मेरे कानों से टकराई, मेरी प्यारी पत्नी रेखा, मुझे माफ़ कर देना। हकीकत यह है कि मैं तुम्हें रश्मि से प्यार करता था। 1 महीना पहले एक बिजनेस ट्रिप पर गया था जहाँ पर वह मुझे मिली थी। तुम्हारे साथ तो मैंने तुम्हारी दौलत देखकर शादी की थी। मुझे तुम्हारे शोहरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख गलत किया है, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। मैंने मकान बेच दिया है। मैं तुम्हारी बदतमीजी में तंग आ गया था। तुम मुझे अपने बाप का नौकर समझ रही थी, जबकि मैं एक आज़ाद ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता। यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया और मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस टाइम सोचना शुरू कर दिया कि इस सब का हल क्या हो सकता है। आखिरकार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं रवि के फ़ोन की सारी कॉल डिटेल निकालूं, ताकि मैं रवि के बारे में अच्छे से जान सकूं। फिर मैंने रवि पर मुकदमा दर्ज किया। रवि मेरा सब कुछ बेचकर दुबई जा चुका था। उनकी कोर्ट में हाजिरी ना हुई तो 1-2 महीने में कोर्ट ने मेरे हक में फैसला कर दिया, क्योंकि सारे सबूत मेरे पास थे। जबकि जांच के बीच यह भी साबित हो गया कि मेरा पति मेरे तकिए पर स्प्रे करके मुझे नींद के वादियों में ले जाता। उस दिन की हालत में जायदाद के कागजात पर मेरे अंगूठे लगवा लिया करता था। रवि ने अपनी तरफ से जाली साइन कर दिए थे। 2 महीने बाद रवि चुप कर हिंदुस्तान आया, मगर एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वह कानूनी तौर पर एक मुजरिम था। और यूं रवि को अपने दिए की सज़ा भुगतनी पड़ी। मैंने रवि से कहा कि वह मुझे डिवोर्स दे दे, मगर वह मेरे कदमों में आकर गिरकर माफ़ी मांग रहा था और सुलह करने की कह रहा था, मगर मैंने उसे सुलह करने से मना कर दिया था। आज वह जेल में है। मेरे पास दौलत सब कुछ है, अदालत के जरिए वापस मिल गई थी। अब आप बताइए, क्या मैं ऐसी पति को दोबारा भरोसा करना अक्लमंदी होगी या नहीं।